तो स्टार्ट करते हैं वो पृथ्वी के इतिहास। पृथ्वी क्या पूरे यूनिवर्स के इतिहास से देखते हैं। हाँ, ये तो यूनिवर्स को कम करते 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 पृथ्वी में, फिर उसके बाद जीवन से स्टार्ट है। ये बात सही है। तो ब्रह्मांड कैसे बना करके ही बात की जाए वाली बात। कि हाँ, पहले इस सवाल से देखते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, ये जीवन कहाँ से आया होगा धरती में। हाँ, धरती में या ब्रह्मांड में। धरती में तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम धरती में रह रहे हैं, तो जितना भी हमने जीवन देखा आज तक हमने अपने आसपास ही महसूस किया। किसी दूसरे ग्रह में तो हमने महसूस नहीं किया फिलहाल जीवन। तो हम जो भी रेफरेंस पॉइंट दे सकते हैं तो अपनी धरती का ही। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब कि जीवन क्या है और जीवन क्यों है। पहली बात तो ये है कि जीवन है क्या, हम कैसे सांस पहुंचे। तो मैं तुझसे जानना चाहूँगा कि तू क्या समझता है जीवन क्या है। जीवन से मैं यही समझ सकता हूँ कि जीवन से पार्टिकुलर ये है कि जो चीज इस जैसे ब्रह्मांड में या तो इस पृथ्वी पे जो एग्जिस्ट करती है, सांस ले रही है, बोल रही है, समझ रही है, उसके अंदर कॉन्शियस है, तो ही जीवन है लगभग, एक हिसाब से समझा जाए मेरे अनुसार। मुंडा जो वो सांस ले रही है, खा रही है, वो कर रही है, महसूस कर रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रही है, तो उससे उसको जीवन के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग जीवन का मतलब, जैसा मैं समझा, ज़्यादातर लोग जीवन का अनुमान लगाते हैं मोमेंट से। मतलब कि हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई पत्थर जीवित है। हाँ, मतलब उसमें हम जीवन नहीं देखते हैं। हम टेबल पे जीवन नहीं देखते। जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो जो हमसे जुड़ी हुई है, वो हमारा जीवन हम खुद में देखते हैं, वो सहयोगी मात्र करके देखते हैं, उसमें हम जीवन नहीं देखते, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु के रूप में देखते हैं। निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है। मतलब बात यही है कि आदमी सजीव किसको मान लेता है फिर, है ना। निर्जीव तो मतलब आदमी का जो बेसिक कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो ये है कि जो भी चीज़ खाती है, पीती है, सांस ले रही है, चल रही है, मूवमेंट कर रही है, उसको हम जीवन मानते हैं। बेसिक तो इस कैटेगरी में, इस मोटी मोटी कैटेगरी में कौन से आते हैं, जानवर, पशु पक्षी या जीव जंतु। पेड़ पौधे भी नहीं आते हैं क्योंकि पेड़ पौधे ना चल पा रहे, इंद्रिया तो वो हवा की उससे इंद्र, और उसको तो हमने जीवन बाद में समझा। मतलब क्योंकि अगर हम बेसिक समझे तो, अगर अभी भी हम, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों से बात करें तो शायद बहुत से काफी लोगों को ये पता होगा कि पेड़ों पर भी जीवन है। कम लोगों को, हालांकि इस देश में तो हमारा कल्चर कुछ ऐसा रहा है कि पता ही है, मतलब लोग क्योंकि पेड़ों को मानते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, वट वृक्ष को मानते हैं। लेकिन बहुत सारे, मैंने ऐसे वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे लोगों को देखा जिसको मुझे लगता है कि पता ही नहीं होगा जीवन क्या चीज़ है भाई, और पेड़ों में भी जीवन होता है। तो टोटल, लेकिन पेड़ों में भी जीवन है, उनका जीवन जीने का तरीका अपना है। मतलब सांस वो भी लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नाक से नहीं लेते हैं, किसी और तरीके से लेते हैं। उनके पोर्स होते हैं और स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे छिद्र, तो उनका अपना तरीका है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया भी, जो तो हमको दिखते भी नहीं, लेकिन जीवन और अब तो बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल लाइफ, मतलब एक नया फॉर्म आया, कृत्रिम जीवन जो कंप्यूटरों के अंदर है। तो जीवन जो मैं समझा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ओवरऑल। जैसा हम समझते हैं वैसा है, समझ जाओ तो क्या ही बात है। तो हम जीवन जो मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं, हम जीवन को खुद से और जानवरों से जुड़ी चीजों को उसमें देख, लोगों से, पशु पक्षियों से आपस से जुड़ी, यही हम जीवन समझते हैं नॉर्मल उसमें। लेकिन जीवन डिटेल में अगर कोई जाए तो इसका मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे। आज पहला एपिसोड है तो हम बेसिक से स्टार्ट करना शुरू करें कि जो ये जीवन है इस धरती में, इसी धरती में है या कहीं और भी है। मतलब पहली बात तो, और अगर इसी धरती में है, क्योंकि कहीं और तो हमको फिलहाल तो हमको देखने को नहीं मिला, और जो इंडियन और यूएफओ और इनके सब बातें हैं वो तो बातें ही हैं सिर्फ। इसका कोई वैज्ञानिक या हमारी सरकारों ने प्रूफ तो नहीं दिया कि किसी और ग्रह में भी जीवन है करके।
वो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आता है। तो इसी ग्रह में जीवन है जहाँ तक हमको पता है, और इस ग्रह में है तो ये जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कि हम पैदा कहाँ से होते हैं, मतलब ये तो बहुत, लेकिन ये आदमी सोचता नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है कि हम कहाँ से पैदा हुए। भगवान को तो हम पूछते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि भगवान ने सीधे फेंका ऊपर से कि लो ही दे दिया ब्याज जियो। लेकिन कुछ लोग ऐसा ही मानते भी हैं, तभी तो धर्म चल रहा है, इसीलिए रिलीजन चल रहा है। रिलीजन चल रहा है, क्योंकि जैसी बात है कि हम आए कहाँ से। और ये क्वेश्चन शायद इंसान के जीवन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया। और यही लगभग नहीं पता है लोग। और इसी क्वेश्चन की वजह से जितनी भी नॉलेज हमको आज तक मिली है, जितनी भी नॉलेज दुनिया में, उस क्वेश्चन, सभी नॉलेज के मूल जड़ में यही क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जिसमें रिलीजन भी रहा, मतलब साइंस भी रहा, आजकल साइंस कर रहा है कोशिश। हाँ, ना ढंग से रिलीजन बता पाया, ना ना ढंग से साइंस बता पाया। साइंस में डार्विन ने अपनी तरीके से बताया, हाँ। और जो धर्म ने अपनी हिसाब से अपने हिसाब बताया। से बताया। ठीक है, रिलीजन ने कहा है कि नहीं एक क्रिएटर गॉड होता था हाँ, और उसी ने फूंक मारी है, जो भी किया, मतलब अचानक तो जैसा चमत्कार किया है क्या, हाँ। कुछ सेकंडों के अंदर ही ऐसे ही पैदा हो गए। जैसे बहुत सारे रिलीजन ऐसा ही मानते हैं। डार्विन ने बोला, डार्विन ने वो नहीं बोला सूत्र इवॉल्व हो गया, पहले हम छोटी सी मछली थे और मछली से भी पहले कुछ और थे, मतलब वहाँ से इवॉल्व हो के मैं, उसके बाद अब रिलीजन की तो जो बात है मतलब जहाँ तक मुझे लगता है दो चीज़ें मतलब कोइंसाइड करती हैं। कुछ चीज़ें रिलीजन भी ठीक कह रहा है, कुछ चीज़ें मतलब बस हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है अच्छे से, क्योंकि एक्चुअल में रिलीजन को ढंग से समझाने वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब ज़्यादातर लोग रिलीजन का फायदा ही उठाते हैं, और जिन लोगों को ये काम दिया गया था रिलीजन को समझाने का, धार्मिक गुरु या धार्मिक विद्वान लोग, उन लोग अपने फायदे के लिए ही रिलीजन का इस्तेमाल करते। तो कहीं पर रिलीजन ने शायद कोई मैसेज दिया हो तो लॉस्ट हो चुके हैं। तो हमारा सबसे बेटर ऑप्शन है अभी साइंस उठना, क्योंकि वो एक प्रोसेस के तहत चलता है। मतलब हवा में कुछ भी बात नहीं करते रहे, वो कुछ भी बोल रहा है तो उसके बोलने के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो हम जो शुरुआत करेंगे इस एपिसोड से, हमारा मकसद ये है, मतलब ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, कि हम क्यूरियस लोग हैं, जाहिर सी बात है। हम अपने डेली के रोज़मर्रा में भी न जाने कितने घंटों अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करते ही रहते हैं, कभी रिलीजन के बारे में, कभी स्पिरिचुअलिटी, कभी साइंस, कभी सेक्स, जैसे और भी लोग करते हैं। मतलब हम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग। तो हम भी क्यूरियस लोग हैं, हमको भी बात करना अच्छा लगता है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है इस यूनिवर्स से। अगर ये यूनिवर्स ही नहीं होता तो हमारी धरती भी नहीं होती, हमारी धरती नहीं होती तो हम भी नहीं होते, और अगर हम ही नहीं होते तो ये सवाल नहीं उठता। तो हमारा मकसद ये है कि इस एपिसोड में हम स्टार्ट से बात करते हैं, जड़ से बात करते हैं कि ये सब बसर शुरू कहाँ से हुई थी, मतलब ये इंसान का दिमाग इतना क्यूरियस क्यों है। फिर हम आने वाले एपिसोड्स में ट्राई करेंगे कि हम अलग अलग टॉपिक्स जो हमको इंटरेस्टेड लगता है उसके बारे में हम और एक्सप्लोर करें। तो शुरुआत करते हैं भाई यूनिवर्स से। तो मैं जानना चाहूँगा कि यूनिवर्स के बारे में क्या नॉलेज है तेरी, क्या लगता है कि यूनिवर्स कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? अब जितना मैंने पढ़ा है और जो समझा देखा है, मतलब लाइक वीडियोस की तरह, किताबों की तरह या अदर, अब यूनिवर्स जो बना, कुल मिला के जो मैं समझा यूनिवर्स का, कि लाइक जैसे एक एटम है वो टूटा अनंत, मतलब लाइक जैसे केमिकली हो गई कंपाउंड, एक था, एक से दो बने, फिर चार बने, फिर छह बने, और जैसे ही वो एक दूसरे से जुड़ते रहे और उससे नया कंपाउंड बनते रहा, तो धीरे धीरे जैसे पानी बन गया, फिर ऐसे ही आग बनी या अदर एलिमेंट धीरे धीरे बनने लगी। ऐसे ही करके यूनिवर्स की शुरुआत हुई करके ये है। और जहाँ तक फिर शुरुआत तो ये है यूनिवर्स की, क्योंकि फिर अब यूनिवर्स से पहले क्या था ये तो बहुत अदर होता है, थ्योरीज आती है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा कि इन्हीं सब एलिमेंट के जुड़ने से, और जो वो एक एलिमेंट था उससे कोई क्वार्ट पार्टिकल कहा गया है, साइंस ने भी क्वार्ट पार्टिकल कहा गया उसको पता तो है नहीं साइंस ने, लेकिन
उसी एक तत्व से इतने सारे तत्व बने और इतने सब चीज़ों का निर्माण, फिर आपका नेबुला, गैलेक्सियाँ, अदर अदर जो हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, तारे, सूर्य, सब उसी से ही बने हैं वाली बात। उसी एक चीज से। हाँ, तो इस घटना को पता है, इस घटना के लिए एक पॉपुलर नाम है साइंस में, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग हाँ, थ्योरी। थ्योरी हो गई, मतलब बिग बैंग मतलब। उस इंसिडेंट का नाम बोला साइंटिस्टों ने कि इस इंसिडेंट का नाम बिग बैंग है, जितना हमको पॉपुलर साइंस में पढ़ाया गया है ना। तो एक सेकंड रुपए, हिंदुइज्म में जो पर्सपेक्टिव है ये बोलते हैं कि ये एक ब्रह्म था, ब्रह्म से ही इस जगत की रचना हुई है, और ब्रह्म दो रूपों में ब्रह्म ने खुद को मैनिफेस्ट किया मतलब कि साकार किया उनसे। एक था शिव और एक थी शक्ति, ये जिसको पुरुष और प्रकृति भी कहते। तो पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा हिंदू लोग मानते हैं। हम इब्राहिमिक रिलीजन में जाएं, मतलब यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, तो ये लोग मानते हैं कि एक गॉड था। अब ये लोग गॉड को इस तरीके से मानते हैं जैसे कोई पिता बैठा हो, मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर, कोई बुढ़ा आदमी, इस तरीके से रहते हैं। कोई गॉड था और गॉड ने शुरुआत किया इस ब्रह्मांड को बनाने की। 6 दिन लगे, 6 दिन बाद 7वें दिन रेस्ट किया, तो उस दिन सबात का दिन होता है, और उस दिन फिर क्रिश्चियन कल्चर में संडे की छुट्टी बनाई जाने लगी। तो लेकिन फिर भी एग्जैक्टली डिटेल वो लोग नहीं बता पा रहे हैं शुरुआत कैसे हुई इस ब्रह्मांड, शुरू कैसे हुआ, वो टाइम मूवमेंट क्या था। साइंस ने भी कोशिश की इस बारे में बोलने की, मतलब तो साइंस ने अभी तक जो हमको बताया था, मैं अभी तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इस थ्योरी में भी कुछ गड़बड़ आ गई है, लेकिन फिलहाल इसी की थ्योरी के साथ हम स्टिक रहना ज़्यादा ठीक है। साइंस ने हमको ये बताया कि एक ऐसा समय था जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब जो आज हमारी प्लेनेट है, स्टार्स हैं इतने सारे, सूर्य है, सब गैलेक्सीज हैं, नेबुलाज हैं, ब्लैक होल्स हैं, कुछ भी है, हर स्पेस ही था बस। स्पेस भी नहीं था। हैं? हाँ, हाँ, ये बात समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब स्पेस मतलब हम क्या समझते हैं कि खाली जगह, जैसे हम दोनों बैठे हैं बीच में इतनी खाली जगह, अगर स्पेस ना तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और हमारे होने से स्पेस भी है। उस समय में स्पेस भी नहीं था। हम स्पेस को तो ब्रह्मांड ही नहीं था फिर। नहीं, कुछ भी नहीं था। हाँ। और लेकिन यही जो स्पेस में बोल रहा हूँ ना, इसको थोड़ा गौर से समझना, क्योंकि स्पेस कैसा है समझना। स्पेस होती है खाली जगह। ये देख, इस कमरे में कितनी खाली जगह है, इस चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं सभी इंसान। हम कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं कि स्पेस खाली जगह होना मतलब क्या होता है। हम सोचते हैं तो हमेशा से ही होगी मतलब। लेकिन जो ये स्पेस है, ये स्पेस भी यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में आने के बाद एग्जिस्टेंस में आया है। जब तक यूनिवर्स नहीं था, ये खाली जगह भी नहीं थी। ये बड़ी कठिन बात हो जाती है समझना हम इंसानों के लिए। तो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे खाली जगह भी नहीं थी? और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पे अंधेरा होगा, क्योंकि प्रकाश तो था नहीं, जाहिर सी बात। बिना स्पेस के अंधेरा भी कैसे हुआ? ना, अंधेरा भी नहीं था। बिना स्पेस के अंधेरा भी मौजूद नहीं हो सकता है ना। और अंधेरा और प्रकाश दोनों ही, प्रकाश तो था ही नहीं बिल्कुल। नहीं, दोनों का ही मतलब अस्तित्व नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम आंखें बंद करें या लाइट चली जाए तो अंधेरा ही तो होता है ऑब्वियसली। और क्योंकि हमको भी स्पेस देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। स्पेस अगर हम नहीं भी देखें तब भी हम फील कर सकते हैं स्पेस को। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे खाली जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा शरीर की बॉडी की अच्छा उससे फील तो कर पा रहे हैं उसे। यहाँ पे स्पेस फील नहीं हो रहा है क्योंकि ये सॉलिड चीज हो। फील मतलब मैं कुछ टच होना नहीं बोल रहा हूँ, समझना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। कुछ टच नहीं हो रहा है, ये भी अपने आप में एक फीलिंग है भाई। ये हम टच कर पा रहे हैं तो हमको पता है कि कुछ चीज है। यहाँ हमको कुछ टच नहीं हो रहा है तो हमको पता है कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि हाथ की मूवमेंट हो रही है तो हमको तो पता है कि बॉडी का अंग है जो मूव कर रहे हैं, कर कुछ नहीं है ना, हम कुछ टच ही कर रहे रही है। हैं। ये स्पेस है, सिर्फ स्पेस समझने के लिए हमको लाइट की जरूरत। लाइट की जरूरत स्पेस हम अपनी बॉडीज के मूवमेंट के थ्रू ही समझ सकते हैं कि हमारे आसपास खाली जगह है। अब ऐसी जगह इमेजिन करो जहाँ तो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। तो प्रकाश से पहले अंधेरा, तो अंधेरा भी नहीं था, तो मेरा भी नहीं था।
तो एक ऐसी जगह थी जहाँ ना स्पेस था, जहाँ ना दुनिया थी, जहाँ ना उजाला था, न जहाँ अंधेरा, और जहाँ ना टाइम था। तो हमारे समझ से परे की चीज, ये चीज़ है हमारे समझ से बहुत परे की चीज़ है। हम इसको समझना बहुत मुश्किल है। हालांकि साइंटिस्टों ने कोशिश की, मतलब क्योंकि हम इसी टाइम पे और इसी स्पेस में हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज एग्जिस्ट परे परे करती है, और उस परे चीज को हम इसमें समझना लगता है। ये है समझने वाली बात कि हम इस स्पेस और टाइम में उस चीज़ को समझने की कोशिश तो करें इससे परे है, जो स्पेस और टाइम से भी परे है। ये तो बहुत तो ये तो बात, इसका मतलब जान ही नहीं पाएंगे, इस टाइप से हो गया। ले जान सकते हैं, एक बार मोटा मोटा साइंटिस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो भी हो, मतलब कोशिश जहाँ तक भी जाए, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को समझना जानना बड़ी कठिन बात है। ना हम साइंटिफिक तरीके से जान सकते हैं, आध्यात्मिक तरीकों का मुझे पता नहीं है, मतलब इस बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जितने भी आध्यात्मिक संतों और का अध्ययन किया मैंने, जितनी किताबों के बारे में पढ़ा और जहाँ से भी आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानकारी ली, मुझे तो कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने एग्जैक्ट बिग बैंग के बारे में बोला हो, एग्जैक्ट वर्ड। हालांकि हिंदू, अब पहले मैं बिग बैंग समझाता हूँ। बिग बैंग एक ऐसी जगह, मतलब एक ऐसी जगह भी नहीं बोलेंगे उसको, एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं कि 4.8 बिलियन या 4.5 बिलियन से 4.8 बिलियन साल पहले ऐसी स्टेज में यूनिवर्स था, और अचानक से कुछ हुआ, अचानक से, बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। क्यों हुआ किसी को नहीं पता, कब हुआ ये भी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो हमने टाइम की गणना की है, टाइम भी बिग बैंग होने के कुछ सेकंड बाद बना है, कुछ मिली सेकंड बाद, मतलब सेकंड होगा कुछ ही सच भी लगभग 100 हिस्से के बराबर, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ मिली सेकेंडों के बाद, मतलब मिली सेकेंडों का भी बहुत छोटे टुकड़े के बाद समय अस्तित्व में आया था। तो हम जो भी जान पा रहे हैं, मतलब वो टाइम जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से हमको पता है। हमको एग्जैक्टली बिग बैंग से भी नहीं पता है। तो अभी तक साइंटिस्टों की क्या थ्योरी थी कि 4.5 से 4.8 बिलियन साल पहले ऐसा कुछ हुआ यूनिवर्स में कि यूनिवर्स अचानक फूटा। उसको फूटा ही समझ सकते हैं, मतलब इसीलिए उसको बिग बैंग नाम दिया। बैंग मतलब विस्फोट की तरह, एक बड़ा विस्फोट हुआ। और जैसे ही वो विस्फोट हुआ, कुछ ही समय के अंदर ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आ गया था। लगभग इतना बड़ा जितना बड़ा आज है। लगभग इतना बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली इतना बड़ा नहीं था। एक्चुअली स्पेस, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि फैलता जा रहा है, कंटिन्यू फैलता ही रहता है, चारों दिशाओं में फैलता ही जा रहा है। तो लेकिन लगभग जितना स्पेस आज है, कुछ ही सेकंडों में एग्जिस्टेंस को आ गया था। ये बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन ये मुझे इसमें एक चीज दिमाग में क्लिक करी मेरे, ऐसा था कैसे कि ये स्पेस है, ये फैलता जा रहा है, उसके फैलने के लिए स्पेस, ये क्या नहीं तो आता है उस फैलना का बिना स्पेस के तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। ये तो कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि मुझे अंगड़ाई लेनी है तो उसके लिए भी मुझे स्पेस चाहिए। अगर वहां पर स्टक होके रह गया, ऊपर स्पेस ही नहीं होगा तो मैं अंगड़ाई भी नहीं ले। तो यार ये तो बड़ी, इसे स्पेस के बाहर भी स्पेस है, अब ये तो पता नहीं। ये तो बहुत खतरनाक चीज नहीं, फैल रहा है, कहीं में फैल रहा है, बिना स्पेस के कहीं में फैल रहा है। वो कुछ चीज तो होगी जिसकी ओर मूवमेंट कर रहा है। यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसका अंदर उसके खुद को फैलने का स्पेस। तो यूनिवर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम सोचने पे जाएं तो हमारे कई जीवन व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी हम नहीं पता लगाते। लेकिन ये पॉपुलर यूनिवर्स की थ्योरी यही कहती है कि ऐसे हुआ, एक बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स फैला अचानक से, टाइम एग्जिस्टेंस में आ गया जैसे बिग बैंग हुआ कुछ सेकंड बाद, और स्पेस एग्जिस्टेंस में आ रहा है क्योंकि फैलने के लिए स्पेस चाहिए। और फैलने का जो मतलब फैलने के लिए टाइम भी चाहिए। अगर टाइम ही नहीं होगा तो फैलेगा कैसे, वो तो फ्रीज हो जाएगा। तो स्पेस और टाइम दोनों एक साथ, मतलब एग्जिस्टेंस में आ रहे, स्पेस और टाइम एक ही साथ। इसीलिए जब भी हम यूनिवर्स की बातें करते हैं तो अक्सर
साइंटिस्ट लोग स्पेस टाइम वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है समझ लीजिए। तो ऐसे, लेकिन एक हिंदू थ्योरी है, हिंदू फिलोसफी और हिंदू स्पिरिचुअल और रिलीजियस टेक्स्ट ये बोलते हैं कि बिग बैंग नहीं हुआ था, या समझ सकते हो कि सीरीज ऑफ बिग बैंग, मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं कि बिग बैंग नहीं हुआ था, यूनिवर्स पहले से ही एग्जिस्टेंस में है और हमेशा से ही एग्जिस्टेंस में रहेगा, खाली वो अपने फेज बदलता रहता है, नए नए गैलेक्सी है, नए नए यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है एक्चुअली में वो बोलता है, नए नए यूनिवर्स क्रिएट होते रहते हैं। और कुछ थ्योरियाँ ऐसा बोलती हैं कि यूनिवर्स का ऐसा है कि एग्जिस्टेंस में आता है फिर ख़त्म होता है, फिर एग्जिस्टेंस में आता है फिर ख़त्म होता है, फिर एग्जिस्टेंस में आता है फिर ख़त्म होता है। ऐसा हिंदू थ्योरी मानती है, हिंदू फिलोसफी या हिंदू स्पिरिचुअल थॉट ऐसे मानता है। और साइंटिस्ट लोग अभी तक मान रहे थे कि बिग बैंग से हुआ है ऐसा, उससे पहले कुछ भी नहीं था, वो मानते हैं उससे पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उससे पहले समय एग्जिस्ट नहीं करता था, उससे पहले स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता था, उससे पहले मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वो लोग अक्सर इस बात को इस तरीके से लेते कि जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था तो गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, क्योंकि गॉड के पास टाइम ही नहीं होगा ये सब बनाने का। ऐसा स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ईश्वर इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर के पास ये दुनिया बनाने का समय ही नहीं था, तो टाइम ही एग्जिस्ट करता था। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लेकिन पिछले 2022 में हमने एक जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप भेजा था भाई, मतलब जैसे उससे पहले हमारा क्या था, हबल टेलीस्कोप, हबल के बाद हमने लेटेस्ट टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बड़ी अद्भुत खोजें की और उसने सब साइंस का दिमाग खराब कर डाला। अभी तक हम मान रहे थे कि 4.5 से 4.8 बिलियन ईयर्स, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब दूर की गैलेक्सियों की तरफ नजर डाली, उसने देखा कि यूनिवर्स बनने से पहले से भी गैलेक्सियां एग्जिस्ट करती। अच्छा, यूनिवर्स पहले भी गैलेक्सी है, मतलब 4.5 बिलियन ईयर से भी पुरानी गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड के अंदर ही तो गैलेक्सी है, उससे पहले कैसे? इससे ये बात साबित होती है कि 4.5 बिलियन ईयर पहले ब्रह्मांड नहीं बना होता था। साइंटिस्ट यहाँ पे गलत साबित हो, क्योंकि साइंटिस्ट ने माना था कि 4.5 खरब साल पहले हम बने। कुछ गैलेक्सियां ऐसी भी नहीं है जो 4.5 खरब साल पहले से भी पुरानी है, इसका मतलब ये बात गलत है। फिर बिग बैंग 4.5 अरब 14.5 मतलब 4.5 बोल रहा हूँ, 14.5 खरब साल पहले एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। बिग बैंग उससे भी पुराना होता, या बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि बिग बैंग उससे भी पुराना हो, या तो ऐसा हो सकता है बिग बैंग कभी हुआ ही ना हो। ये जो एग्जिस्ट करता है ये हमेशा से ऐसे ही एग्जिस्ट करता था, और हमने अपने छोटे से टेलीस्कोप से कितना दूर देख लिया होगा। अभी तो ये अनंत ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो वो अगर हम इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक नजर डालेंगे तो अभी तो हमको बहुत साल है, मतलब न जाने कितनी पुरानी पुरानी गैलेक्सियां आपको देखेंगे, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि साइंस की बिग बैंग थ्योरी गलत है। गलत है बैंग थ्योरी कि यूनिवर्स इतना पुराना एग्जिस्टेंस में, यूनिवर्स इससे भी पुराना है। लेकिन यहाँ पे अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि लाइफ का जो हमने सिस्टम बनाया ना, जो साइंटिस्ट ने लाइफ के बारे में समझा था, वो असल में इसी टाइमलाइन के बाद चलता है। 14.5 बिलियन ईयर्स के बाद की टाइमलाइन से हम लाइफ को ट्रेस करते हैं कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया। और अब ये भी बड़ी अद्भुत बात है, हाँ ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि जो हमारे गैलेक्सीज और हमारे सूरज और सन वगैरह ये सब बने हुए जितने, जिनके बारे में आपको पता है, ये बोलते हैं कि चलो मैं ये सब बना कैसे, पहले ये बता पाए, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके पीछे कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी ऐसा कहती थी कि ये सब एक ब्लास्ट हुआ 14.5 बिलियन ईयर्स अगो, इसके बाद ये सब एग्जिस्टेंस में आया, स्पेस टाइम एक ही साथ पैदा हुआ। उस समय यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गर्म था,
बहुत ज़्यादा ग्रह, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी बस। और आज की गैलेक्सियाँ, स्टार्स, प्लैनेट्स कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, सिर्फ गैसेस थी। गैसेस भी उसको जैसा हम आज के डेट में गैसेस समझते हैं वैसी गैसेस नहीं बोल सकते। एक्चुअली उस चीज़ को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा समझ सकते हो कि हाँ गैसेस थी। और सबसे पुराना एलिमेंट हम मानते हैं या एटम जो भी है वो है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट माना जाता है, इसीलिए मतलब पीरियोडिक टेबल में उसको नंबर 1 पोजीशन भी उसी पर दी गई है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा भी वही पाई जाती है। और वही सबसे पहले एग्जिस्ट करता। पूरा यूनिवर्स उस समय काफ़ी काफ़ी सालों तक, ये काफ़ी करोड़ों वर्षों तक चला है, काफ़ी करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड ऐसा ही रहा, बड़ा एकदम खाली, कुछ भी नहीं, प्रकाश भी नहीं है ना, लेकिन स्पेस टाइम एग्जिस्टेंस वहाँ आ गया था। और हाइड्रोजन घूम रही है पूरे यूनिवर्स में। एक फोर्स और आई उसी टाइम पे एग्जिस्टेंस में, स्पेस टाइम के कुछ समय बाद, ग्रेविटी। ग्रेविटी जब एग्जिस्टेंस में आई स्पेस टाइम के कुछ समय बाद एग्जिस्टेंस में आई। तो लेकिन ऐसे करते 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 करोड़ों साल हो गए, पर यूनिवर्स जैसे में तैसा ही पड़ा है, सुनसान, वीरान, अनंत दिशाओं में, चारों दिशाओं में, या जितनी भी दिशाएं हैं सब तक, दूर दूर तक, अनंत तक फैला हुई। फिर ऐसा कुछ हुआ कि जो ये ग्रेविटी है, इसने ये जो गैसेस थी, जो ये हाइड्रोजन था, इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। जब यूनिवर्स थोड़ा ठंडा होने, तो जब ग्रेविटी ने इनको खींचा गैसों को अपनी तरफ, तो बड़े बड़े बॉल टाइप का, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े कि उसके अंदर गैलेक्सी की गैलेक्सियां समझ जाए ना, बड़ा मतलब बॉल टाइप के बने आसमान, मतलब यूनिवर्स, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो सब आइटम एक दूसरे के पास आ रहे, ग्रेविटी सबको खींच के लाने। जब ये अपने पास आने लगे, इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि ये जैसे जैसे पास आते गए, फोर्स और स्ट्रांग होता है। जाहिर सी बात है, हम धरती के जितना नजदीक रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। चीज़ें जितनी ज़्यादा पास आई, ग्रेविटी लगी। दूसरा एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं इसको, या ग्रेविटेशनल पुल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एटम के बीच का फोर्स होता है, कि एटम जब बहुत नज़दीक पे होता है तो एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खींचते हैं। तो अब ये ग्रेविटी की वजह से हुआ, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से हुआ, जिस भी कारण हुआ हो, जो हाइड्रोजन एटम थे वो एक दूसरे से टकराने लगे। जब ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराए, तो इसके बाद हीलियम पैदा हुआ। जैसे ही एक दूसरे से टकराने लगे, इनमें ब्लास्ट हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ भी समझो, एक नया एटम पैदा हुआ, हीलियम का। अब हाइड्रोजन भी और हीलियम भी पैदा हो। अब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपस में मिलकर टकराए। जब ऐसा हुआ तो एनर्जी निकली। एनर्जी किस फॉर्म में? एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में। तो शुरुआत के तारे बनना शुरू हुई ब्रह्मांड, और पहली बार ब्रह्मांड में प्रकाश आया। तब तक ब्रह्मांड अंधकार से बना, पहली बार प्रकाश आया। अब ये क्या करते थे आपस में, और भी ज़्यादा खींचते गए, इनको ब्लास्ट होता गया, या ग्रेविटी से अपने अंदर ही ब्लास्ट करके, मतलब एक जो स्टार होता है ना सूरज, वो इस टाइप का होता है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है ना कि लगातार जो उसके हाइड्रोजन और हीलियम के एटम होते हैं बड़ी भयंकर रफ्तार से जैसे जो टकरा रहे होते हैं सूरज के कोर में, और वह एनर्जी रिलीज करता है। जब वह एनर्जी रिलीज करता है तो रेडिएशन होता है। रेडिएशन मतलब गर्मी और लाइट, कुछ एनर्जी तो वापस चली जाती है, बाकी जो उसकी लपटें हैं या जो भी ब्लास्ट हो रहे हैं वापस वो अपने अंदर खींच लेते हैं। फिर उनमें ब्लास्ट होता है, फिर वो रेडिएशन रिलीज करता है, फिर वो ब्लास्ट हो, हीट। तभी करोड़ों साल लगे, कुछ साल की बात नहीं। धीरे 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 कर करके पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग बहुत सारे तारे और सूरज हो गए। फिर इनके बाद बनना शुरू हो गए ग्रह, प्लैनेट कैसे बने।
कुछ अब ऐसी थ्योरीज हैं कि मान लो कुछ सूरज भी आपस में टकराए बहुत सारे, जब ये आपस में टकराए तो इनके टुकड़े इधर उधर छिटके कुछ हुआ, फिर वो ठंडे हुए, और ठंडे हुए अब उसी सूरज के टुकड़े थे तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं छिटक पाए, तो उसी के ग्रेविटेशन के रेडियस में रहे, तो वो उसी के आसपास चक्कर बनाने लगते हैं। ऐसे तारे बने और तारों के आसपास के ग्रह बने। ऐसा ही कुछ हमारा भी ग्रह है। हमारा भी सूरज बहुत ही छोटा सूरज है, क्योंकि ब्रह्मांड में इस सूरज से लाखों गुना बड़े सूरज भी। इन्हीं में से एक गैलेक्सी बनी धीरे धीरे करके, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अपना एक सूरज बन गया। इस सूरज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा सूरज हमारे सूर्य से टकरा, या लगभग इसी साइज का भी टकराया होते। जब ये टकराए तो इससे भी कुछ टुकड़े बाहर निकले, जो हमारे जिनको हम हमारे सोलर सिस्टम में जितने ग्रह आते हैं, जितने ग्रह हम मानते हैं, पहले 9 होते थे, अब 8 प्लैनेट, तो वो टुकड़े फिर ठंडे हुए। तो ये क्या है कि सूरज अपने आप में सॉलिड चीज़ नहीं है, खाली गैस का गोला होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का। तो जब ये गैस टकराई, इसके बाद हाँ, जो मैं ये बताना भूल गया कि जब ये आपस में टकराती हैं और एनर्जी और हीट रिलीज होती है, तो इसके साथ और गैसेस भी रिलीज होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या जो भी है, मुझे इतना एकदम क्लियरली नहीं पता। तो ये सब गैसेस भी इसी प्रोसेस में रिलीज होती है। तो एक बहुत बड़ा गैसों का गोला है सूरज। तो जब ये प्लेनेट हमारे नए नए टकरा के बाहर छिटके ना, ये भी गैस के गोले ही थे। तो जो प्लेनेट सूर्य के जितने नज़दीक है मतलब, वो ग्रेविटी की वजह से थोड़े ज़्यादा आपस में स्ट्रांगली जुड़े, तो वो सॉलिड प्लेनेट है। जैसे मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, ये हमारे स्टार्टिंग के जो प्लेनेट है सॉलिड है, जैसे हमारी धरती सॉलिड है। जो पीछे पीछे के प्लेनेट है उनमें सूरज का इतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, तो इस वजह से वो गैसियस प्लेनेट है, मतलब वो सॉलिड नहीं है, वो गैस के बने हुए हैं। जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है लेकिन गैस है वो। तो हम लोगों को पहले गलत फहमी थी, जब मैं छोटा था मुझे तो गलत फहमी थी कि ये भी सॉलिड होते होंगे, जमीन होती होगी, फिर गैस नहीं है। तो हमारे ये इस तरीके से कुछ सॉलिड प्लेनेट बने, कुछ गैसियस प्लेनेट बने। कई समय लगा इनको भी ठंडा होने में। मतलब शुरुआत में तो ये भी सूरज से निकले थे तो गर्म थे, ये जब धीरे 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 ठंडे होते गए और सूरज के आसपास के जो ग्रह थे, मतलब ये भी ठंडे होते गए ऊपर की परत इनकी, तो ये सॉलिड होते गए। जैसे हम और हमारी तरह कुछ और ग्रह हैं, मार्स, वीनस, मरकरी, हमारा अर्थ, ये 4 प्लैनेट है। तो जब ये ठंडे हुए, जो इनके अंदर का कोर है, कोर होता है जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है, ये अभी भी गर्म है। हमारा तो है ही फिर काफ़ी गर्म है, जो हमको ज्वालामुखी के टाइम पे दिखाई देता है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो नीचे कोर का टेम्परेचर दिखाई देता है, लावा बन के जब निकलता है, तो कोर अभी भी लगभग उतना ही गर्म है जितना गर्म सन हुआ है। तो ये प्रोसेस ऐसे बनी सूरजों के बनने की और प्लेनेट बनने। अब बात आती है इस प्लेनेट में फिर लाइफ कैसे बनी। एक बार सूरज बन गया, प्लेनेट बन गए, वो प्लेनेट भी उस टाइम पे बड़ा उजाड़ और बेजान प्लेनेट था, वहीं पर गर्म था, वही नया नया था और बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इसको ठंडा होने में करोड़ों साल लग गए। लेकिन जब ये गर्म था, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे केमिकल्स थे, बहुत सारी गैसें थी, सब आपस में रिएक्ट करती थी, अलग अलग प्रकार के रिएक्शन हो रहे थे। साइंटिस्ट इसको बॉइलिंग सूप की तरह मानते हैं। मतलब इसका एग्जांपल देते हैं कि बॉइलिंग जैसे सूप के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं और सब एक साथ बॉयल हो रहे होते हैं, सभी का जूस निकलता है उसमें। सूप धरती भी कुछ इसी टाइप की थी और भयंकर सूप जैसा बनवा है इधर केमिकल्स पे। तो ऐसा कुछ हुआ कि 2 केमिकल आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 एटम हाइड्रोजन के मिले, 1 एटम ऑक्सीजन का मिला, तो पानी बन पहली बार धरती। ये भी करोड़ों साल बाद ही हुआ होगा। मतलब कई सारे रिएक्शन चलते रहे, कई खराब हुए, कई ठीक हुए, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए। ऐसे करते करते एक तुक्का ये बना कि पानी बन गया अचानक से। हाइड्रोजन के 2 एटम टकराए, ऑक्सीजन का 1 एटम टकराया, पहला वाटर एटम मॉलिक्यूल बन गया। जब ये मॉलिक्यूल बना, लेकिन धरती इतनी गर्म थी कि ये मतलब
टिक नहीं पाया इस धरती पे, ये उड़ के ऊपर चला गया, भाप बन गया। जैसे पानी बनना शुरू हुआ ये भाप बन के ऊपर चला जाने लगा। अब लेकिन जैसे ये ऊपर जाता था, हमारी धरती की ग्रेविटी इतनी है कि ये एकदम ही स्पेस में नहीं जा पाता। इसने क्या किया, धरती के चारों ओर ये टिक के रह गया ऐसा एक डिस्टेंस, बादलों की तरह, जैसे आजकल हमारे बादल है। वे क्या करते थे कि धरती के ऊपर टिक गए बादलों की तरह, ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल ही स्पेस में नहीं जा पाया। और जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं फिर वो बरसते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर वो पानी बरसने लगा धरती में, जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो गए, अपना लोड नहीं झेल सकते थे। तो जब वो बरसे तो धरती थोड़ी सी ठंडी होती होगी, थोड़ी सी मतलब, लेकिन जैसे वो पानी नीचे आई वैसे ही फिर भाप बन के ऊपर सवार। ऐसे करोड़ों सालों तक चलते, करोड़ों सालों तक यही होता रहा कि दिन भर तपता होगा, या मान लो कुछ ही मिनटों की बात होती होगी, नीचे आता होगा ऊपर जाता होगा, नीचे आता होगा ऊपर जाता होगा, होते ही रहा ऐसा करोड़ों सालों तक। ये मतलब सोचा जाए तो हम मतलब कितनी अजीब बात है अगर हम सोचें यार कि करोड़ साल तक ऐसा ही हो रहा है धरती में, बारिश और नीचे ऐसा होते 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 करोड़ों साल बाद टेम्परेचर धीरे 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 थोड़ा नॉर्मल आने लगा। फिर बारिश ने थोड़ा टिकना स्टार्ट किया। मतलब जो धरती का इतना गर्म ठंडा होने की वजह से धरती क्या हुई, मतलब एकदम चिकनी नहीं रह पाई, जैसा चिकना होना चाहिए था उसको, जैसे पूल की बॉन्ड की तरह। गर्म ठंडे की वजह से ये हो गई उबड़ खाबड़, कहीं पे ऊंची हो गई, कहीं पे नीचे हो गई, कहीं पे प्लेन हो गई, कहीं पे गड्ढा हो गया। ये गर्म ठंडे की वजह से ही हुआ। तो फिर जब ऐसा हुआ तो तब जाके जो गड्ढे टाइप के थे, जिसको हम आज के समुंदर बोलते हैं, तो उन समुंदरों में पानी इकट्ठा होने लग गया। लेकिन तब भी जीवन का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तब क्या हुआ कि धरती से वो ठंडी हुई और पानी समुद्रों में टिकने लगा। लेकिन धरती तब भी गर्म थी और उस टाइम के समुंदर भी काफी गर्म रहे। वही होता था, बारिश ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, यही हो रहा था। धरती थोड़ी ठंडी हो गई थी, पानी धरती में टिकने लग गया। जीवन का तब भी कोई नामो निशान नहीं, कुछ भी जीवन नहीं धरती में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जीवन की शुरुआत उन्हीं समुंदरों में हुई, क्योंकि बहुत सारे केमिकल थे पूरी धरती में ही थे। मतलब वो सब आपस में टकरा रहे थे। मिट्टी में भी जो थोड़ा बहुत, आज की मिट्टी जैसी तो मिट्टी नहीं होगी, मतलब वो गली हुई मिट्टी थी, जैसा भी है थोड़ा बहुत सॉलिड हो गया, लावा की तरह होगा। और बाकी समुंदर हो गए, दोनों जगह केमिकल बहुत ज़्यादा मिक्स हो गए थे। तो वो इसलिए वो साइंटिस्ट मानते हैं कि लेकिन जीवन की शुरुआत समुद्रों में हुई होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में ज़्यादा मूव करते हैं, जाहिर सी बात है। मिट्टी में केमिकल मूव करने के बजाय पानी में मूव करें तो ज़्यादा मूव करेंगे, मतलब और ज़्यादा आसानी से पानी मिल सकता है। तो पानी में बहुत सारे केमिकल मूव करते ही गए, एक दूसरे से टकराते थे, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते थे। बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड समझ लो चिपकने के, एक साथ टूट जाते थे, बॉन्ड ही नहीं बनता था। फिर दो केमिकल आपस में आए, कुछ सेकंड के लिए बॉन्ड बना पाते हैं, कुछ केमिकल कुछ मिनट के लिए बनाते थे, फिर टूट जाते थे। स्टेबल बॉन्ड बन ही नहीं पाता। स्टेबल बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो जीवन की कहाँ से शुरुआत होगी? क्योंकि हम तो है ही पूरे केमिकल होते हैं। ये भी करोड़ों सालों तक चलते रहा। ऐसा करते 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 कुछ एटम आपस में टकराए और पहली बार बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कि वो जुड़ गए आपस में। ये बड़ी अद्भुत बात थी प्रकृति में। हमारे लिए तो है ही, अब प्रकृति के लिए वो है मैं हूँ, लेकिन ये धरती में बड़ी अद्भुत बात हुई। पहली बार कुछ केमिकल आपस में जुड़ के जुड़े रहेंगे, अलग नहीं हो पा रहे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो जब ऐसा हुआ तो नए एलिमेंट्स बनने शुरू हुए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तक अलग अलग थे, दो अलग अलग एलिमेंट थे, लेकिन जब वो जुड़े तो पानी बन गया। ऐसे जब बहुत सारे कुछ और अन्य केमिकल भी थे, जब अलग अलग अपनी इंडिविजुअल अवस्था में थे तो कुछ नहीं थे, वही केमिकल थे अपने प्योर फॉर्म। लेकिन जब वो जुड़े तो वो कुछ नया एलिमेंट बने, फिर वो नए एलिमेंट भी आपस में जुड़े। ऐसे कर करके मिक्स हो के मतलब कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट बनते ही गए। तो जब ऐसा होता गया तो शुरुआत के दौर के करोड़ों साल बाद
प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो, प्रोटीन बनने शुरू हो। अच्छा। बहुत छोटे, मतलब बहुत ही छोटे, जिनको हम वायरस या बैक्टीरिया की तरह ले सकता है। बहुत, वो जीवन की शुरुआत थी, मतलब जहाँ से वो प्रोटीन बनने शुरू होंगे थे, जिनको शायद हम आरएनए भी कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, या वो प्रोटीन आरएनए से भी पहले के। आरएनए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन थे, वो बहुत सिंपल प्रोटीन थे, बस प्रोटीन बनना शुरू हुआ। फिर ऐसे ही और करोड़ों साल होते गए, हमारी धरती को असर हुआ, मतलब 4.5 बिलियन ईयर हो गए, 4.5 खरब साल उसको बन, मतलब एग्जिस्टेंस में आए हुए। तो लगा कितना समय, तो 4.5 खरब साल, कई खरब साल तो इसको करोड़ों साल ठंडा होने में लगे, फिर कई करोड़ों साल तक तो ये केमिकल आपस में जुड़ते रहे, उसके बाद प्रोटीन बने। फिर कई करोड़ों साल तक ये प्रोटीन भी सिंगल ही थे, करोड़ों साल तक धरती में सिर्फ छोटे छोटे सिंपल बेसिक प्रोटीन ही रूप रहते और कुछ नहीं है। लेकिन प्रकृति तो अपना काम करते ही रहती है, मतलब फिर ये भी आपस में टकराए। तब तक एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, मतलब धरती रुकी हुई नहीं थी, एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था। करते 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 आरएनए फॉर्मेशन हुआ, कि पहले ऐसा प्रोटीन जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहा है। तब तक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही थी, और इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी जब तक, तब तक लाइफ नहीं बन सकती। तो जो हम शुरुआत में बोल रहे थे कि लाइफ क्या है, असल में मतलब कहीं ना कहीं एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज और उस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने की प्रोसेस को ही लाइफ कहते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम पिछली जो हमारे अंदर लाइफ है वो हमारे पूर्वजों की ही इंफॉर्मेशन है, डीएनए के फॉर्म, और हम उसी इंफॉर्मेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। और जो हमारे बच्चे होंगे वो भी इसीलिए हो, हमारी डीएनए इंफॉर्मेशन को वो लोग कैरी फॉरवर्ड करें। तो पहले आरएनए आए, मतलब एग्जिस्टेंस में। तो लेकिन आरएनए क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पा। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए तो ठीक है, जैसे कंप्यूटर में शुरुआती दौर में फ्लॉपी बना करती, कुछ ही केबी की स्टोरेज वो सेव कर पाती थी। आज की तरह पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होती थी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरेज सेव कर पाए। तो शुरुआती दौर में आरएनए भी कुछ इसी टाइप का था, बहुत बेसिक सिंपल इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता था। लेकिन इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता था, ये ज़्यादा जरूरी बात था। तो जब इंफॉर्मेशन स्टोर होने लगी, तो इंफॉर्मेशन स्टोर ऐसे समझ लो कि याद की तरह, उनको याद रहने लगा कौन से केमिकल जुड़ के क्या बन रहा है। तो शुरुआती कॉम्प्लिकेटेड जीवन, जिसको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव, उनके अंदर एक ही कोशिका थी। और हम बायो में पढ़ते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ लाइफ, कि जो कोशिका होती है वो जीवन का एकदम मूलभूत ब्लॉक है। पहला सबसे छोटा स्ट्रक्चर सेल ही होता है। तो वो एक ही सेल के जीव हुआ, और सेल इतना छोटा होता है हमको दिखता भी नहीं है, इतने छोटे जीव। तो फिर करोड़ों साल तक फिर से ऐसा ही चलता है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो नेचर ने सक्सेसफुली बना ली, लेकिन बड़े जीव नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्टोरेज सेव करने के लिए हमारे पास स्टोरेज नहीं हुआ था। ऐसा होते 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 डीएनए एग्जिस्टेंस में आना, डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। तो जब डीएनए आया तो ये बड़ी क्रांतिकारी, क्या बोल सकते हैं इसको, घटना थी इस धरती के इतिहास, कि अब कॉम्प्लिकेटेड स्टोरेज सेव करने के लिए हमारे पास कुछ जरिया हो गया। तो जब डीएनए एग्जिस्टेंस में आया तो सिंगल सेल आपस में जुड़े और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव किए उन्होंने, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिका से ज़्यादा कोशिका वाले, कुछ लोग 8-10 कोशिका वाले शुरुआत में, फिर बाद में और कॉम्प्लिकेटेड होते गए, हजारों कोशिकाएं मिलनी शुरू हो गई। ऐसा करते करते जैसे जेलीफिश होती है, उस टाइप की जेलीफिश टाइप की शुरुआती दौर की मछलियां बनी थी इस धरती में। जेलीफिश जैसी होती, तो उनके पास बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, हम जो खाती है तुरंत ही निकाल डालते, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं, इधर से खाया वहाँ से निकाला, जितनी एनर्जी चूसी या होता भी है तो बहुत सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो ये शुरुआती दौर की मछलियाँ थी। फिर ऐसा करते करते नेचर ने एक्सपेरिमेंट करते रहा, फिर थोड़ी बड़ी मछलियाँ बनी। बड़ी मछलियाँ के मछलियाँ नहीं बोलना चाहिए उनका मतलब जलीय जीवन है। फिर जलीय जीवन बना, फिर जलीय जीवन को भी करोड़ों साल लगे इवॉल्व हुआ, स्टोरेज लेते जा रहा था वो, और खुद को इवॉल्व करते जा रहा था। करते करते एक समय आया, बोलते हैं कि जब ये मछलियाँ या कुछ ऐसे जलचर मतलब जमीन छोड़ के पानी छोड़ के धरती पर आने लगे। शुरुआती टाइम पे तो हमेशा के लिए नहीं आए होंगे वो, जैसे मान लो कोई 5 मिनट के लिए धरती पर आया, फिर पानी में चले जाते होंगे, फिर 5 ऐसे करते करोड़ों सालों बाद 2-4 करोड़ साल में ऐसा हुआ होगा कि वो आधा घंटा, 1 घंटा या 4 घंटा बाहर ही रहने लगे, जैसे मेंढक होते हैं या जैसे कछुए होते हैं। तो बाहर मतलब धरती में वो स्टेबल होने लगे थे। तो फिर ये जब प्रोसेस और आगे बढ़ती गई तो बहुत सारे में से ऐसे जानवर थे जो परमानेंट धरती पे ही बस रहे थे, जिनको आज के डेट में हम जो एनिमल्स बोलते हैं या मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी जीव। तो फिर ये स्तनधारी जीव एग्जिस्टेंस में आए। फिर इसके बाद तो अब डायनासोरों की कहानी तो हम सभी को पता है कि फिर एक समय ऐसा आया धरती है जब बड़े बड़े डायनासोर रहते थे, रेप्टिलियन बोलते हैं, कोई सरीसृप जो भी बोले, मतलब कि डायनासोरों का समय आया। बहुत बड़े बड़े ये रेप्टाइल्स रहते थे, ये बिल्डिंगों के बराबर, कुछ बहुत छोटे छोटे भी, लेकिन इन्हीं का आधिपत्य था। बहुत सालों तक इन्हीं का आधिपत्य रहा। फिर अचानक ऐसी घटना हुई कि कुछ बोलते हैं एक मीटियोर टकराया, कुछ बोलते हैं क्लाइमेट चेंज था, जो भी हुआ वो डायनासोर खत्म हुआ। जब डायनासोरों का राज खत्म हुआ तब जाके जो छोटे छोटे मैमल्स थे उनको मौका मिला इवॉल्व होने का। जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, सैबरटूथ हो गया। सैबरटूथ पहले थे, शेर हुए फिर बाद में। फिर इनका राज आया। हम लोग तो उस टाइम पे फूड चेन में बहुत ही नीचे होंगे। हमारे तो बंदर हुआ करते थे, बंदर भी नहीं, वैसे एप्स थे वो, एग्जैक्टली बंदर हम जिसको समझते हैं, लेकिन एक जनरल टर्म में बंदर ही समझो उसको। फिर ऐसा कर करके मैमल्स का राज आया इस दुनिया में। फिर डायनासोरों से इवॉल्व होके मैमल बने, फिर मैमलों में भी इवोल्यूशन हुआ। उनमें से एक मैमल था बंदर। फिर बंदर बेचारा जैसे तैसे इवॉल्व हो गए, आज हम इंसान बने। यह मोटी मोटी कहानी बिग बैंग की। डायनासोर के बाद तो लगभग सभी लोगों ने सुनी। इस प्रकार इस धरती में जीवन आया, ऐसा साइंटिस्ट लोग मानते हैं। लेकिन अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है कि अगर ये सब बिग बैंग के बाद हुआ तो जो गैलेक्सियां पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं वो क्या था? तो ये जो हम आज तक साइंटिफिक चीज़ें मान रहे थे, हालांकि इनमें से बहुत सी बातें सही है। जो धरती के बाद हुआ होगा वो बात तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल इसकी धरती पहले नहीं थी। 4.5 बिलियन ईयर में धरती बनी, उसके बाद धरती में जीवन की शुरुआत ऐसे ही हुई हो। ये बात तक तो साइंटिस्ट थी, लेकिन जहाँ वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड की बात करते हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ है। और ये थ्योरी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जुटला दी है। अब फिर से इन्हें खोज करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी इस साल। इसके लिए 50, 60, 100 साल और लगेंगे, तब जाके एक छोटा सा हमको और पता चलेगा आगे। ऐसे करते करते न जाने कितने साल लगे। और टेक्नोलॉजी की मदद से हो पाएगी, हमें पता चला लास्ट में कि ऐसा है। ये तो वही मानते रह जाते वाला तो क्या नहीं कि हाँ अभी तक तो वही 14.5 बिलियन ईयर एक बोला ये जीवन ऐसे बना करके, और ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड ऐसे अस्तित्व में आया। अब उनको पता चला कि ऐसा नहीं है, उससे भी इतनी पुरानी है तो ब्रह्मांड कब का हो, तो हमको फिर से खोज करने की जरूरत है। अब कई साइंटिस्ट क्या मान रहे हैं पता है? मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट अब ऐसा कह रहे हैं कि मतलब कैसे समझाऊं मैं इस चीज को, कि साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड में ऐसी हैं जो बहुत पुरातन है, और बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो समय और स्पेस से भी परे हैं। इनको नेचर ऑफ लॉज ऑफ नेचर ऐसा बोल रहे हैं वो। लॉज ऑफ नेचर, कुछ लॉज ऑफ नेचर ऐसे हैं जो टाइम से भी पीछे था। इस बात को मान रहे हैं।
अब इसी को जब हम हमारा रिलीजन भगवान मानता है तो बहुत सारे लोग इस बात की मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट में भी उड़ाई इस बात की मजाक। लेकिन बात वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस समय और इस ब्रह्मांड से भी परे थी, जिनके बारे में हमको पता नहीं चल सकता। बात यह है कि कभी भी पता नहीं चल सकता, चाहे हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए साइंटिफिक, क्योंकि जैसा तूने पहले कहा था कि हम समय के अंदर रहते हुए वो चीज़ के जानने की कोशिश कर रहे हैं जो समय के बाहर है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ अब टाइम और स्पेस के बारे में कैसे सोच लूं? क्योंकि हमारा जो सोचने का नजरिया है, मतलब जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर अंदर सोच रहा है, चाहे एलियन हो चाहे इंसान हो, जो भी है वो टाइम के अंदर सोच रहा है ना वो तुम्हें। तो मैं इस बॉडी को तो टाइम और स्पेस में डाल सकता हूँ। अब जो ये विचार है, जो मन है, जो ये दिमाग तो एग्जिस्ट में है मेरा अंदर खोपड़ी, लेकिन इसके अंदर जो सोच रहा विचारना है वो किस फॉर्म में होगा फिर बताओ। ये सब अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। और मतलब सोच भी रहा है जैसे, और ना सोच भी रहा है ना, अपने सोचने के लिए तो टाइम चाहिए। टाइम जी बिल्कुल, तो सीधे मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सोच रहा है सिंगल वर्ड भी सोचता हूँ तो टाइम, अगर ए भी सोचता हूँ तो सीधे टाइम चाहिए, ए के लिए या ओ के लिए। चाहे मैं एक मिली सेकेंड में ही सोच रहा होगा तो, लेकिन टाइम में सोच रहा है। हाँ, टाइम के बिना तो मैं अस्तित्व ही होगा, क्योंकि पहले तो खुद का अस्तित्व सोच रहा हूँ, तभी तो इतनी सारी चीजें सोच रहा हूँ मैं। सबसे पहले अस्तित्व में आने के लिए मैं आता है, मैं से ऊपर कुछ है ही नहीं। तुम और अगर आदमी मैं भी सोचता है ना, तो जैसे ही सोच, जैसे कुछ भी सोच रहा है मतलब, वैसे उसको टाइम चाहिए हो रहा है। मैं के लिए टाइम चाहिए, खुद का अस्तित्व के लिए भी टाइम चाहिए, नहीं तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, फिर तो बाकी बात है। तो हम ऐसी चीज समझने की कोशिश करेंगे टाइम से परे है। और यही योगी लोग और वैज्ञानिक लोग इसी खोज में लगे रहते होंगे, इसके परे आखिर है क्या, मतलब सब ना अध्यात्म अपने तरीके से और साइंस अपनी तरीके से खोज करता होगा। अब वही बात है कि कौन क्या जाने, किसको क्या मिला करके। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन लाइफ का वही है कि हम कौन है और हम कहाँ से आते हैं। बेसिक, और इस सवाल का जवाब कुल मिला के ये है कि हमको ढंग से पता नहीं चल पाया। हाँ बिल्कुल, ना अध्यात्म दे पाया है ना साइंस दे पाई है। मतलब हमको पता है कि इंसान कैसे अस्तित्व में आए, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तुमको पता है कि बंदर से ऐसे 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 धरती में ये सब केमिकल फॉर्मेशन हुए, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर शुरुआती मछलियाँ बनी, फिर मैमल्स बने, फिर डायनासोर बने, फिर एवोल्यूशन हुआ, फिर बंदर थे, बंदर से तो इसमें ईश्वर कहाँ से आ गया थे, ये बता। बिल्कुल, पहले मैं ये बताता हूँ कि इंसान कहाँ से आया, फिर ईश्वर के बारे में बोल। कि हमको ये तो पता चला कि इंसान कहाँ से आया, इंसान कहाँ से आया, बंदरों से आया। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया, तो मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं मतलब अगर मैं मतलब जो ये क्वेश्चन है ना, फिर ये साइंस इसका जवाब दे पाएगा, ये बड़ी मुश्किल बात लगती है। ये आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगता है ना आदमी, क्योंकि साइंस से ढूंढने के लिए तो सीधे वो यहाँ पर डार्विन की थ्योरी पकड़ लेगा और सीधे बात खत्म। हाँ, साइंस बोलेगा मैं कहाँ से आया, मैं तो इंसान हूँ, तो डार्विन की थ्योरी वैसे सेटिस्फाई कर सकते हो बस एक ही। लेकिन तुम इसको ही मान के नहीं बैठ सकते ना, साइंस को ना अध्यात्म को, कि नहीं भगवान नहीं बनाया, ये सब कुछ बात होगी ना, डार्विन को झुठला सकते हो ना, उसमें तुमको खुद खोज करनी पड़ेगी दोनों माध्यमों से, है ना। साइंस से कोई अध्यात्म को कंबाइन करके तुम देख सकते हो कि क्या है आखिर सच वहींगा। हालांकि सच का पता लगाना इतनी आसान बात तो नहीं। ये जब तक अगर इसका हम पता लगा रहे तो मुझे लगता है मतलब जितना भी हमारा एवोल्यूशन है वो एवोल्यूशन ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फिर कुछ आगे सोचने को रह ही नहीं जाते हैं। ये सवाल हमारे मन में हमेशा रहेगा, तो इस वजह से हम इसीलिए नई नई खोजें और नए नए प्रयोग करते जा रहे हैं। अब इसमें बात है कि ईश्वर का क्या बात है मैंने, ईश्वर कि ईश्वर कहाँ से आया। हाँ, मतलब जैसे अगर डार्विन की थ्योरी को पकड़ूंगा ना, तो फिर मैं जहाँ अध्यात्म में आता हूँ और जहाँ पर ईश्वरवादी सोच की बात आ जाती है, फिर वहाँ पर ईश्वर को कैसे देखूँ कि अगर मैं इवॉल्व हो के पेड़ से उतर के नीचे आया और वहाँ से मैं इवोल्यूशन हुआ, तो ईश्वर कहाँ था वाली बात। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल पूछा था। इसी थिंकिंग से साइंटिस्ट भी चलते हैं, है ना।
कि ये बड़ा सही सवाल है कि हम तो यार अगर पेड़ों से उतरे, हमको रिलीजन ने बताया कि नहीं, आपको भगवान ने पैदा किया, और कैसे पैदा किया, ऐसे ही सा शरीर पैदा कर डाला। रिलीजन ने हमको कभी नहीं बताया कि हमको बंदरों से वन बोल के बनाएंगे, है कि नहीं बनना। रिलीजन ने बताया भगवान ने तो तुमको ऐसे ही बनाया। और क्रिश्चियन लोग तो बोलते हैं कि ईश्वर ने तुमको अपनी ही छवि में बनाया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ऐसा दिखता है, जिसके 2 पाँव, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, ऐसे हैं। ऐसा कहना चाह रहे हो कि ईश्वर ने हमको अपनी छवि में बनाया, मतलब हम ईश्वर जैसे, मतलब ईश्वर ऐसा दिखता है। तो उनका ईश्वर, इसका मतलब ऐसे सोचता है ईश्वर को। और हमारे रिलीजन ने भी, जहाँ तक पॉपुलर रिलीजन की बात है, हिंदू अगर डीप फिलोसफी में जाओ तो वो अलग चीज़ है। पॉपुलर जो रिलीजन में आपको सिखाया गया है, जो हमको नाटकों में पॉपुलर बताया, और ग्रंथों और शास्त्र तो बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। जो भी हमको सुनने को मिला कि ईश्वर ने हमको ऐसे ही पैदा किया। तो ऑफकोर्स डार्विन ने बताया कि नहीं, हम तो बंदरों से बने। अब इसमें ईश्वर कहाँ से आया? बिल्कुल सही बात है। हम जब यहाँ पे सोच रहे हैं ना, लेकिन हम इस धरती के कॉन्टेक्स्ट में ही सोच रहे हैं अपने बारे में, बिल्कुल ना, कि धरती के कॉन्टेक्स्ट में। हमको ईश्वर को जानने के लिए यूनिवर्स का कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। हम सिर्फ धरती के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोच सकते। अगर हम कहाँ से आए इसका सही उत्तर चाहिए, तो पहले ये इसका उत्तर जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड कहाँ से आए, क्योंकि हम भी तो ब्रह्मांड से ही बने हैं ना। वहाँ पर क्योंकि बात वही आ जाती है ना, घूम के क्योंकि मैं कहना चाह रहा था कि करते करते तुम पीछे चलते ही जाओगे, इस धरती को छोड़ोगे, ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ, ये वो, तारे, सूरज, करते करते तुम ब्रह्मांड के अस्तित्व में आ जाओगे। जब ब्रह्मांड के अस्तित्व में आ जाओगे, तुम्हारा तो अस्तित्व एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल। फिर ब्रह्मांड कहाँ से आया? फिर वहाँ पर भी ईश्वरवादी सोच आ जाती है। हाँ तो उससे पीछे क्या ईश्वर ही है करके, हाँ फिर तो तुम्हारा भी अस्तित्व छूट गया। मतलब तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तुम धरती के प्रोस्पेक्ट से सोचो यार, यूनिवर्स के। क्वेश्चन लास्ट में वही है कि ईश्वरवादी सोच की बात आ जाती है। फिर वहाँ पर ईश्वर को कैसे देखो कि अगर मैं इवॉल्व हो के पेड़ से उतर के नीचे आया और वहाँ से मैं इवोल्यूशन में गया, ईश्वर कहाँ था वाली बात। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल पूछा था। इसी थिंकिंग से साइंटिस्ट भी चलते हैं, है ना, कि ये बड़ा सही सवाल है कि हम तो यार अगर पेड़ों से उतरे, हमको रिलीजन ने बताया कि नहीं, आपको भगवान ने पैदा किया, और कैसे पैदा किया, ऐसे ही सा शरीर पैदा कर डाला। रिलीजन ने हमको कभी नहीं बताया कि हमको बंदरों से वन बोल के बनाएंगे, है कि नहीं बनना। रिलीजन ने बताया भगवान ने तो तुमको ऐसे ही बनाया। और क्रिश्चियन लोग तो बोलते हैं कि ईश्वर ने तुमको अपनी ही छवि में बनाया है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ऐसा दिखता है, जिसके 2 पाँव, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, ऐसे हैं। ऐसा कहना चाह रहे हो कि ईश्वर ने हमको अपनी छवि में बनाया, मतलब हम ईश्वर जैसे, मतलब ईश्वर ऐसा दिखता है। तो उनका ईश्वर, इसका मतलब ऐसे सोचते हैं ईश्वर को। और हमारे रिलीजन ने भी, जहाँ तक पॉपुलर रिलीजन की बात है, हिंदू अगर डीप फिलोसफी में जाओ तो वो अलग चीज़ है। पॉपुलर जो रिलीजन में हमको सिखाया गया है, जो हमको नाटकों में पॉपुलर बताया, हम ग्रंथों और शास्त्र तो बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। जो भी हमको सुनने को मिला कि ईश्वर ने हमको ऐसे ही पैदा किया। तो हमको डार्विन ने बताया कि नहीं, हम तो बंदरों से बने। अब इसमें ईश्वर कहाँ से आया? बिल्कुल सही बात है। हम जब यहाँ पे सोच रहे हैं ना, लेकिन हम इस धरती के कॉन्टेक्स्ट में ही सोच रहे हैं अपने बारे में, बिल्कुल ना, कि धरती के कॉन्टेक्स्ट में। हमको ईश्वर को जानने के लिए यूनिवर्स का कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। हम सिर्फ धरती के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोच सकते। अगर हम कहाँ से आए इसका सही उत्तर चाहिए, तो पहले ये इसका उत्तर जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड कहाँ से आए, क्योंकि हम भी तो ब्रह्मांड से ही बने हैं ना। फिर वहाँ पर क्योंकि बात वही आ जाती है ना, घूम के क्योंकि मैं कहना चाह रहा था कि करते करते तुम पीछे चलते ही जाओगे, इस धरती को छोड़ोगे, ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ, ये वो, तारे, सूरज, करते करते तुम ब्रह्मांड के अस्तित्व में आ जाओगे। जब ब्रह्मांड के अस्तित्व में आ जाओगे, तुम्हारा तो अस्तित्व एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल। फिर ब्रह्मांड कहाँ से आया? फिर वहाँ पर भी ईश्वरवादी सोच आ जाती है। हाँ तो उससे पीछे क्या ईश्वर ही है करके, फिर तो तुम्हारा भी अस्तित्व छूट गया। मतलब तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तुम धरती के प्रोस्पेक्ट से सोचो यार, यूनिवर्स के। क्वेश्चन लास्ट में वही है कि कहाँ से, मतलब मेरा अस्तित्व तो बात की बात है, मतलब छोटा सा हिस्सा भी नहीं उस ब्रह्मांड में,
तिनका भी नहीं हो, वो ब्रह्मांड कहाँ से आ गया आगे? क्योंकि हम जो भी हमारा एग्जिस्टेंस हुआ है ना, लास्ट क्वेश्चन यही आ जाता है ऐसा बोले। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। मतलब और बहुत सारे साइंटिफिक सोचने वाले लोग भी, पहले मैं भी कुछ इसी तरीके से सोचा करता था। मतलब एक समय था, बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार मेरी सोच बहुत छोटी है। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ गलत तरीके से सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से अस्तित्व में आया, मैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो ह्यूमन स्पीसीज की, मतलब कि इंसान कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन इंसान इसलिए एग्जिस्टेंस में आया क्योंकि धरती एग्जिस्टेंस में आई। अगर ये प्लेनेट ही नहीं होता तो शायद इंसान भी नहीं होते। और ये प्लेनेट कहाँ से आया फिर, क्योंकि ये गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है। अगर ये गैलेक्सी नहीं होती तो शायद इसमें सन नहीं होता ये वाला, और ये सन नहीं होता तो ये धरती भी नहीं होती। तो ये गैलेक्सी कहाँ से आई? गैलेक्सी इसलिए एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि यूनिवर्स था। अगर यूनिवर्स ही नहीं होता तो ना ये गैलेक्सी होती, ना कुछ होता, ना कोई सूरज होता, ना कोई प्लेनेट होता। अब जैसा पार्ट इस पे एग्जांपल लिया जा सकता है कि हमारी जैसे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, या अनंत सूरज है और अनंत तारे हैं। ऐसे ही ग्रहों भी हो सकता है, क्योंकि हम अपनी गैलेक्सी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए ना। तो ऐसे ही अनंत गैलेक्सियाँ और है, पार्टिकुलर नेबुला है, उस नेबुला के अंदर अनंत गैलेक्सी है। तो ऐसे पार्टिकुलर दुनिया भर के एक गेलुला है, मतलब नेबुला है, सॉरी। तो तुम जीवन का सोच सकते हो कि जाते ही सीमित है कि जीवन कितना होगा, मतलब बिल्कुल। तो तुम अपने पे ही नहीं रह सकते हो फिर, मतलब चीज़ों को बाबरी, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत विचित्र है, मतलब क्योंकि आपको जितना पता है हम उतना ही मान के बैठे हैं। कहीं पता चला हमको कि जीवन तो ऐसी और करोड़ों है, हाँ गैल वो है, क्या कहते हैं, ग्रह है जहाँ जीवन है और अलग अलग रूप में, अलग लाइफ फॉर्म में जीता है वो। जरूरी नहीं ऐसे ही, कैसे भी। तो ये तो बहुत सोच वाली बात है कि हम कैसे मान ले वो गैलेक्सियाँ ऐसी पड़ी होंगी करके, ऐसे पड़े हैं सूर्य, उनके ग्रह ऐसे पड़े हैं, वहाँ भी तो हो सकता है जीवन हो। लेकिन हम कभी जान नहीं पाएंगे क्योंकि हम अपने ग्रह किसी को नहीं जान पाए हैं, सोलर सिस्टम को। पहली बात। और अगर लेकिन मान लो कहीं पे कोई लाइफ नहीं भी है, मान लो, मतलब एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम ही इसी प्लेनेट पर लाइफ है इस ब्रह्मांड, और कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इस प्लेनेट पर लाइफ क्यों है? क्योंकि ये प्लेनेट है ना। अगर ये प्लेनेट ही नहीं होता तो हम भी नहीं होते, जाहिर सी बात है। और ये प्लेनेट क्यों है? क्योंकि ये गैलेक्सी है, या कोई और गैलेक्सी में भी होता तो मान लो प्लेनेट, लेकिन प्लेनेट क्यों है? क्योंकि गैलेक्सी है। और गैलेक्सी क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स है। और एक हिसाब से जैसे अगर बिग बैंग थ्योरी को भी माना जाए, हम वही ब्रह्मांड का हिस्सा है और कहाँ से बनी, और हम उस हिस्से का होते हुए भी हम उसी ब्रह्मांड को जानना चाह रहे हैं। बहुत विचित्र है, बोल उसी से बने हैं और उसी को ही जान रहे हैं, बोल। हाँ, तो यहाँ पे अब यही बात है कि ईश्वर कौन है। ये तो वहाँ तो फिर लास्ट में बोलते हैं ना, तुम्हारा सफर ईश्वर पर खत्म होता है। मतलब ये है कि उसी से निकले और उसी को ही जानने की कोशिश कर लो, क्योंकि लास्ट में पहुँचना वही है, बोल। तो जो हम बोलते हैं कि हम तो डार्विन ने हमको कहा कि हम बंदरों से निकले हुए, तो यहाँ पे ईश्वर का क्या रोल है? मतलब ईश्वर का ये रोल है कि ईश्वर ने वो प्रोसेस स्टार्ट की जिस प्रोसेस की मदद से पूरा ब्रह्मांड बना, और उसी प्रोसेस के अंतर्गत बहुत सारी गैलेक्सी बनी, और उसी प्रोसेस के अंतर्गत बहुत सारे सूरज बने, और उन्हीं सूरजों से बहुत सारे प्लैनेट, और उन्हीं प्लैनेटों में से एक प्लैनेट अर्थ है, जिस प्लैनेट के अंदर बहुत सारे जीवन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, इसमें से एक फॉर्म हमारा है। तो जब हम ये बोलते हैं कि डार्विन ने तो ईश्वर के अस्तित्व को झुठला दिया, डार्विन ने सिर्फ ये समझाया कि इंसान कैसे बने। डार्विन ने सिर्फ इतना समझाया। उसने कहा कि जो रिलीजन वाले बोल रहे हैं ईश्वर ने उनको डायरेक्ट ऐसे बनाया, हाँ ये गलत बात है। बिल्कुल। अब ये समझने की बात है, ना तुम इसको पकड़ सकते हो ना उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि तुमने एक जीत को मान लिया तो तुम्हारा वहाँ पर ही रुक जाता है खोज करने का जीवन के बारे में, क्योंकि तुम एक थ्योरी को मान के बैठ जाओगे और वही मान लोगे कि जीवन यही बना है। अगर तुम इसको भी सुन लो और इसको भी सुन लो और अपना तरीके से अगर मार्ग पे चलो, तो तुम्हें पता चल सकता है कि जीवन का आखिर क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है करके। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ भगवान ने बना दिया, अब भगवान कहाँ फिर, और यहाँ बंदरों से बन गया, अच्छा ठीक है, बंदर से पहले ऐसे ऐसे करते करते उसके पहले कहाँ फिर,
क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुम देखोगे ही। ये दोनों बातें एक ही है भाई। अब मैं समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इसको अच्छे से समझना, मतलब गौर से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमको डार्विन ने कहा ना, हमको रिलीजन ने क्या बताया, रिलीजन ने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि रिलीजन को, जो पॉपुलर रिलीजन है, फिलोसफी को अलग रख दो, अभी मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं। रिलीजन को ज्यादा नहीं पता था यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। उसको उसमें सेंटर ऑफ द अर्थ इंसान को ही रखा और धरती को ही रखा। मतलब पहले जमाने के लोग तो ऐसा कहते थे, क्रिश्चियनिटी में खासकर, कि धरती के चारों तरफ सब ग्रह घूमते, धरती ब्रह्मांड का केंद्र, चपटी भी है, ऐसी भी सदी समय तक ऐसा धरती चपटी भी है, अब धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। ये बात ज्यादा समझने वाली है। ऐसा क्यों कहा कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो कुछ है यही है, और जो कुछ है हम ही हैं। इस ग्रह से छोड़ा, कभी उन्हें ग्रह छोड़ा ही नहीं था, नहीं छोड़ा, तो बाहर क्या चल रहा है उनको क्या मालूम, नहीं पता था, और इनको लगता था। और इस प्लेनेट, जब यही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, ये प्लेनेट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और इस प्लेनेट का सबसे टॉप कौन है? हम ही लोग हैं। तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही हवा ले लिया, तो कहा कि अरे ईश्वर ने तो हमको अपनी प्रति वो बना रखा है, हम इतने महान पैदा हो गए, हम सोच सकते हैं, कविताएं लिख पा रहे हैं, आर्ट कर पा रहे हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, सेक्स करते हैं, खाना खा रहे हैं, नए नए निर्माण कर रहे हैं, तो हमसे बेहतरीन तो कोई है नहीं धरती में कोई और। अगर हमसे बेहतरीन कोई और लाइफ फॉर्म होती तो तब तो हम थोड़े हम्बल होते हैं। तो हमने कहा कि ईश्वर ने ही हमको बनाया है और ऐसे का ऐसा ही बना डाला। यहाँ पे रिलीजन ने गलती कर दी बहुत बड़ी, क्योंकि ईश्वर ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन हमको ऐसे का ऐसा ही नहीं बनाया था। ये बात हमको डार्विन ने समझा दी कि भैया ये लोग गलत बोल रहे हैं, हम तो पहले बंदर हुआ करते थे। यहाँ पे हम हम्बल हो जाते हैं, जब हम बंदर थे तो इसका मतलब यार आज हम बंदर से ऐसे बने, पन की डेट में कोई और जानवर भी बन सकता है फिर स्मार्ट। ये बात है ना सोचने वाली। क्यों चिढ़ते हैं रिलीजन वाले डार्विन से? चिढ़ते इसीलिए हैं क्योंकि जब एक बंदर इवॉल्व हो गया ऐसा हो सकता है, तो भालू इवॉल्व हो गया नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है किसी दिन घोड़ा हो जाए। में से भी जो ह्यूमन की बात है, जैसे ह्यूमन स्पेसिस क्या बोलते हैं अभी, जो हमारा साइंटिफिक भाषा में होमोसेपियंस, इससे पहले भी तो होते निएंडरथैल्स की बात चलती है, और अदर्जन को हमने वो विलुप्त कर डाला। ये तो अगर वो साथ हाथ में चलते तो एक अलग होता, मतलब वो स्पेसिस होती है, हमारी अलग होती है, उनकी अलग होती। वो सब तो बंदरों से ही बने ना। मैं बिल्कुल ही कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ घोड़े से, घोड़ा नहीं तो हो सकता है वो के यार। और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि नहीं ऐसे हो गई, मतलब इवॉल्व अचानक से, बाकी जानवर क्यों नहीं हो पाए? हाँ, ये एक अलग थ्योरी है। खैर एक पेड़ से नीचे उतर के आपको ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया हमारे साथ कि हम यहाँ तक इतना ब्रेन हमारा इतना तंगड़ा सोचने लग गया। और जानवर भी इवॉल्व हुए हैं। इवोल्यूशन बहुत स्लो काम करता है। हाँ, उनका बहुत, जैसे मैंने जो पढ़ा है, उनका बहुत ही स्लो है और हमारा तेज हुआ है उसके मुकाबले। भले वो करोड़ों करोड़ों वर्षों की बात है, लेकिन हमारा बहुत तेज हुआ है, उनका बहुत ही स्लो है। ठीक है, हमारा अचानक से क्या हो गया जो तेज हो गया। पहले एक ही में स्टिक रहते हैं। हाँ, ये वाली, क्योंकि हम बहुत टॉपिक से हट जाएंगे, टॉपिक में चले जाए। पहले हम सिर्फ ये इतना समझते हैं कि रिलीजन और साइंस और गॉड का क्या खेला चल रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि बंदरों से इवॉल्व हो गए इंसान यहाँ तक बना है, तो किसी दिन घोड़ा भी इवॉल्व हो गया, भले स्लो हो कुछ भी हो, मतलब चांस तो उसमें भी है ना। किसी दिन घोड़ा भी इवॉल्व होती है बन सकता है। जैसे ही ये बात आती है साउंड, इस बात का मतलब ये है कि हम कोई सुपीरियर नहीं है। ये एक बाई चांस या बाई लक समझ लो कि हमको मौका मिला, हमें इवॉल्व। शायद हमारी जगह चूहों को मौका मिलता तो वो राज करते। फिर हम क्या बोलते, वो लोग क्या बोलते कि ईश्वर चूहे की तरह है। जैसे हमने कहा ईश्वर ने हमको अपनी छवि में बना रखा है, तो चूहे की जैसी छवि होती। चूहा क्या इंसान तो मानता अपना ईश्वर? उसका ईश्वर तो चूहा ही होता ना। वो तो बोलता ईश्वर चूहा है, वो चूहे जैसा है ईश्वर में। घोड़े अगर लोग बोलते नहीं, ईश्वर तो घोड़ा है और घोड़ों को अपनी छवि में बनाया है ईश्वर ने। जाहिर सी बात है, जो भी टॉप में होगा बोले भाई कि हाँ ईश्वर ऐसा ही है।
ये रिलीजनों ने गलत किया, मतलब खुद को वो समझने के लिए, या इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ और जानवरों को दबाने के लिए। क्योंकि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, आपको और जानवरों की ज़रूरत थी, और उससे पहले हम लोग जानवरों को बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, तो अचानक जानवरों पे अत्याचार कैसे करते इतना ज़्यादा, जानवरों का इस्तेमाल भी करना था, तो रिलीजन ने कहानी बनाई, मतलब ताकि हम जानवरों को अपने से नीचा समझें। ये थी तो बात, ये थी ना कि ये क्या बोलते हैं कि हमको मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है गॉड समझने वाली। रिलीजन कह रही है कि हमको डायरेक्ट ऐसे टपका दिया गया जैसे जैसे आम है। डार्विन ने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, हमको ऐसे ही नहीं टपकाया गया, हम बंदरों से इवॉल्व होके बने, और बंदर भी किसी और चीज़ से इवॉल्व हुए, और वो भी किसी और चीज़ से इवॉल्व। ऐसा करते करते एक दिन धरती में सिर्फ सिंगल सेल था। डार्विन ने इस प्लेनेट पर लाइफ के बारे में बताया, समझा। रिलीजन ने भी इस प्लेनेट में ही लाइफ के बारे में बताया, कहीं दूसरे इंडियन के बारे में तो नहीं बताया। रिलीजन ने भी इसी प्लेनेट में लाइफ के बारे में, इर्रेशनल था लेकिन बताया, साइंस ने रेशनल तरीके से समझा दिया। अब बात ये आती है गॉड की, जहाँ पे बात आती, गॉड सिर्फ इस प्लेनेट का नहीं है। बात बात है, फिर इस प्लेनेट का गॉड कैसा होता है? वो तो पूरे ब्रह्मांड का गॉड है। गॉड पूरे यूनिवर्स का है। अब बड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, बड़ा कॉन्टेक्स्ट। हम डार्विन की बात पे ही स्टिक रहते हैं, हाँ रिलीजन को पूरी तरह छोड़ देते हैं। हम साइंटिफिक लोग हैं, हम साइंटिफिक क्वेरी ही करेंगे। हम क्यों एग्जिस्टेंस में आए? क्योंकि प्लेनेट एग्जिस्टेंस में आया। प्लेनेट ही नहीं होता तो हम भी नहीं होते। प्लेनेट क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स है कि नहीं? अगर ये यूनिवर्स ही एग्जिस्टेंस में नहीं आता तो ये प्लेनेट कहाँ से एग्जिस्टेंस में? ये तो दूर दूर तक ही नहीं रहता। तो जब हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, तो हमको इस बात का जवाब मिल चुका है कि इंसान कहाँ से आए हैं और इंसान कौन है। इस बात का जवाब मिल चुका है, डार्विन ने बता दिया है। लेकिन जहाँ हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, अब ये थोड़ा फिलोसफिकल हो जाती है बात में, क्योंकि मैं मतलब मैं ह्यूमन स्पेसीज की बात नहीं करता हूँ। मैं मतलब जब कोई फिलोसोफर या जब कोई धार्मिक व्यक्ति गहनतम सोच में सवाल उठाता है कि मैं कौन हूँ, तो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो इस शरीर की बात नहीं करते। वो बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी फॉर्म में हूँ, चाहे मेरे 2 पाँव हैं, किसी के नहीं होते हैं, है कि नहीं? किसी के हाथ पाँव दोनों भी नहीं होते हैं, किसी की आँखें नहीं होती। इसीलिए बोला पुराने लोगों ने कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा ये पाँव काट देंगे तब भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे को कमर से नीचे काट देंगे तब भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे दोनों हाथ काट देंगे तब भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, आँखें फोड़ देंगे तब भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, कान बंद कर देंगे तब भी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मुँह भी बंद कर देंगे तब भी मैं एग्जिस्ट कर। मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ? मैं यहाँ दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो थिंकिंग बीइंग, मैं असल में जो हूँ मैं सोचने वाली चीज़ हूँ। तो ये जो सोच है, ये जो कॉन्शियसनेस है, मतलब ये जो आदमी सोच रहा है कि मैं मतलब ये जो सोच रहा हूँ, ये चेतना कहाँ से विकसित हुई? में ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, शरीर का डार्विन ने बता डाला कि ऐसे 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 हुआ। ये कॉन्शियसनेस कहाँ से डेवलप हुई है? कॉन्शियसनेस कहाँ से डेवलप हुई है? कॉन्शियसनेस हमको इस शरीर में फील हो रही है। तो शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? केमिकल्स। हाड़ मांस तो हम मोटा मोटा बोलते हैं, लेकिन हाड़ मांस भी तो केमिकल के बने हैं। हड्डियाँ हमारी कैल्शियम से बनी हुई, शरीर में प्रोटीन है, ये वही सबका सब कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है, वो ये सब प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अंदर ब्लड है, उसको पानी है कुछ, और भी कुछ केमिकल, तो ये तो सब केमिकल मिक्स होके बना हुआ है। अब ये भी तो जैसे लैपटॉप है, जो ये टेबल है, ये भी तो केमिकल से ही बना हुआ है। ये क्यों नहीं सोच पा रहा और मैं सोच पा रहा हूँ, है ना? तो हम जैसे हम केमिकल है, वैसे ये भी केमिकल है। तो हमने जो बनाए वो तो सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ केमिकल सोच पा रहे हैं, जैसे तू सोच पा रहे हैं, मैं सोच पा रहा हूँ, हम भी केमिकल नहीं है। तो बात ये नहीं है कि शरीर कहाँ से आया, बात ये है कि ये सोचने की पावर कहाँ से आई, ये सोच कैसे रहा है, ये एग्जिस्टेंस कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है। अगर हम साइंटिफिकली चलें डार्विन के ही थ्योरी पर, तो हम इसलिए क्योंकि प्लेनेट है, प्लेनेट इसलिए क्योंकि यूनिवर्स है,
अब बात आती है यूनिवर्स किस लिए है और किसने बनाया। तो गॉड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब मैंने अभी अभी क्या बताया, जेम्स वेब टेलीस्कोप की डिस्कवरीज के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और भी कुछ उन्होंने थ्योरीज और डिस्कवरीज की होंगी और थ्योरीज निकाली होंगी। साइंटिस्ट लोग ये बात मानने लगेंगे कि कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसे लॉज ऑफ नेचर है, उनको तुम कुछ भी बोलो, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी एनर्जियाँ हैं जो इस टाइम से भी पीछे एग्जिस्ट करती थी, ऐसे समय में एग्जिस्ट करती थी जहाँ समय ही नहीं है, जो इस मैटर और इस यूनिवर्स से भी पहले एग्जिस्ट करती थी। मतलब कुछ ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती थी और उसी चीज के एग्जिस्टेंस की वजह से ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है। हम हमेशा मतलब साइंस में भी और फिलोसफी में भी कॉज एंड इफेक्ट की एक थ्योरी है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि जो भी इस धरती में कुछ भी हो रहा है, पीछे देख रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं होता। ये टेबल है इसलिए है क्योंकि किसी ने इसको टेबल बनाया है। हम इसलिए है क्योंकि किसी ने किसी ने बनाया है ना, कारण तो है। ये लैपटॉप को किसी ने बनाया, हमको भी किसी ने बनाया है। हमारा कारण क्या है? हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप का कारण क्या है? उनके माँ बाप है। कारण है हर चीज के पीछे कारण है। ये प्लेनेट का कारण क्या है? सूरज है। सूरज का कारण क्या है? नेबुलास और गैलेक्सी। इनका कारण क्या है? यूनिवर्स है, बिग बैंग है। तो बिग बैंग का कारण क्या है? बिग बैंग का भी कुछ कारण है। बिग बैंग का कारण वही एनर्जी है, वही लॉज ऑफ नेचर है जो टाइम से भी पहले एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम उनको गॉड कहो, अब उनको हम गॉड कहें या कुछ भी कहें, कुछ ना कुछ कारण है मतलब इस यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में आने का। तो अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ईश्वर ने, तो वहाँ पे ये बात सूट नहीं कर पा रही थी। मतलब जैसे रिलीजन हमको बता रहा था कि हमको भगवान ने बनाया, ऐसा था, ऐसा बनाया, सूट नहीं कर पा रही थी ये बात, लॉजिकल नहीं थी। डार्विन ने हमको लॉजिक दिया कि हमको ऐसा था, ऐसा नहीं बनाया गया। इसके पीछे बहुत एक लंबी प्रोसेस है और जब पूरी प्रोसेस के पीछे तक पहुंचे तो हमको पता चला कि बिग बैंग हुआ था, इसकी वजह से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस हुआ। अब हमको पता चल रहा है कि बिग बैंग भी नहीं हुआ था, शायद ये पहले से ही ऐसा था। लेकिन एक समय ऐसा था या एक स्टेज ऐसी है टाइम से परे, स्पेस से परे, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट कर, हमको पता नहीं है एक्चुअली वो है क्या मतलब, लेकिन कुछ ऐसे नियम है प्रकृति के जो एग्जिस्ट करते हैं इन ब्रह्मांडों से भी परे, जिनकी वजह से ये ब्रह्मांड मतलब क्रिएशन में आते हैं। और ब्रह्मांड क्रिएशन में आते हैं तो तभी लाइफ क्रिएशन में आती है, क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए यूनिवर्स चाहिए होता है, प्लैनेट चाहिए होता है। तो प्लैनेट को रखने के लिए गैलेक्सीज चाहिए होती हैं, गैलेक्सीज को रखने के लिए यूनिवर्स चाहिए होता है। तो गॉड इस तरीके से काम करता है। अब तुम उस पावर को कुछ भी बोलो, लॉज ऑफ नेचर बोलो, तुम उसको गॉड बोलो, तुम उसको ब्राह्मणी बोलो, तुम उसको अल्लाह बोलो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और तुम उसको जानोगे कैसे? और ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अगर हम साइंस से ढूंढने जाएं तो इम्पॉसिबल है, सीधी बात है, मतलब इम्पॉसिबल है। आप साइंस से कभी नहीं जान सकता है, चाहे साइंस कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, क्यों नहीं जान सकता है। वही बात है, हम समय के अंदर रहने वाले, सोचने वाले और काम करने वाले लोग। हम जो भी काम करते हैं, हम कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, वो भी समय के दायरों के अंदर ही करते है ना। हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ थ्योरी बनाएंगे, लिखेंगे, सब टाइम के अंदर कर। हम कभी भी साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम से बाहर की चीज़ समझ पाओ। तो इसको स्पिरिचुअल वे में ले सकते हैं फिर? हम स्पिरिचुअल लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मेथड ऐसा मेथड है जो जैसे साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक थ्योरी है, किसी एक साइंटिस्ट ने खोज की, जैसे न्यूटन ने खोज की ग्रेविटी की, सबको बता तो दिया उसने। लेकिन ये तुम किसी को बता नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। आध्यात्मिक लोग ऐसा बोलते हैं, साइंटिफिक चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये है इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से जाना, हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वाकई में, और जो बताता भी है तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब क्या वाकई में वो बता कुछ रहा है और हम समझ कुछ और रहे, लेकिन और लास्ट में कुछ और ही है।
वो वाली बात है, क्योंकि जो चीज है वो शब्दों से परे है, ऐसा मतलब टाइम स्पेस से परे है, तो शब्दों से भी परे नहीं पर है, क्योंकि उसके लिए शब्द खोजना उसके लिए ऐसे कोई शब्द ही नहीं बनाया, मतलब असली बात यह है उस एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमने कभी लिया ही नहीं। अब जनता से अगर लोगों से बोलो कि बताओ तो वो अपने हिसाब से बता डालते हैं, जो असलियत में है भी नहीं, बेटा लेकिन लोग समझाने के लिए वाली बात, मानने के लिए काफ़ी है वाली बात, लेकिन वाकई में जो चीज़ समय स्पेस हर चीज़ से परे है, तो उसके लिए शब्द कहाँ से आ जाएंगे। नहीं आता, तो जितने हम धर्मगुरु की बातें सुनते हैं अदर, तो वो उस पर बिलीव कर सकते हैं लोग। नहीं कर सकते हैं। और असल में उस एक्सपीरियंस के बारे में किसी ने एग्जैक्टली बोला भी नहीं है। बात यह है, जो रियल स्पिरिचुअल लोग थे, जैसे बुद्ध के बारे में, बुद्ध से बहुत सारे सवाल पूछे गए, बुद्ध कई सवालों में मुस्कुरा देते थे, मतलब वो कोई जवाब ही नहीं देते थे, मुस्कुरा देते थे। जैसे विकास दिव्य कीर्ति ने समझाया था अपने एक लेक्चर में इस बात को, मुझे भी लगता है ये बात ठीक है, मतलब अब वो इसलिए मुस्कुरा देते थे कि अब वो क्या जवाब देंगे इस बात। अब मान लो कोई 2 साल का बच्चा आता है तेरे पास, जैसा विकास दिव्य कीर्ति ने ये एग्जाम्पल दिया था, 2 साल का बच्चा तुतलाते थे आता है, अंकल मुझे ब्रह्मांड के रहस्य जानने हैं, या अंकल क्वांटम थ्योरी समझाओ। तू क्या करेगा? तो उसको क्वांटम थ्योरी समझाने बैठेगा? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है उसके लिए, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है उसने। बस मतलब तू क्या करेगा? क्योंकि हंस के बोलेगा हाँ बेटा ठीक, निकलने वाली बात, या कुछ और चीज़ समझा देगा, क्योंकि तुझे पता है उसकी बुद्धि नहीं हो समझने लायक। जिस दिन उसकी बुद्धि होगी समझने लायक, तो पूछेगा नहीं, वो खुद ही समझ जाएगा। तो उसकी तो वही बात है, मतलब जब हमने बुद्ध से बहुत सारे सवाल पूछे तो बुद्ध मुस्कुरा देते थे, क्योंकि कई सवालों में हो सकता है बुद्ध ने ऐसा ही सोचा कि इनकी खोपड़ी नहीं है समझने लायक, मैं समझाऊंगा भी तो। और कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इंसानी भाषा में समझाई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हम इंसानी भाषा की, अब बोलने वाली भाषा ना इंसानी, तो हमारी भाषा बहुत अच्छी चीज़ ही है हमारी, कई चीज़ें हम भाषा में समझा नहीं पाते। और मेन बात है कि जो बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, माइंड है, हम ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि समय में ही वो चीज़ स्टोर होगी इंफॉर्मेशन, और उसको महसूस करने के लिए भी स्पेस लगेगा, टाइम लगेगा ना। और हम क्या चाहते हैं, उसकी ऊपर की चीज़ इसमें स्टोर हो जाए। कैसे हुआ है? बहुत इम्पॉसिबल है। फिर पॉसिबल भी हो सकता है, जैसा बहुत सारे रिलीजियस लोग क्लेम करते हैं किया है ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने क्लेम किया मुझे माँ काली के दर्शन होते थे, भगवान बुद्ध ने पर्सनल जर्नी वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि उनकी बातों पे कैसे विश्वास करने, जब तक तुम खुद वाली बात नहीं कर क्योंकि टाइम से परे की बात कर रहे हैं ना वो। अब वो बात भी नहीं कर रहे हैं, बात ये है, मतलब बात नहीं की है किसी ने भाई इस बारे में, ये बात ध्यान देना, मतलब किसी ने ये नहीं कहा है कि वो कैसा समय है और क्या है, मतलब मुझे कैसा अनुभव हुआ, खाली अपने अनुभव बांट। ये बोल रहे हैं कि मुझे डिवाइन का पता चला। अब तुम उनसे पूछोगे कि कैसा फील होता है, फिर वो ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कैसा फील होता है, मतलब तुम बोलेंगे बेटा तुम करो, तुम्ही को पता चलेगा कैसा फील होता है। उसको मैं ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड से नहीं बने हुए हैं हमारी लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स बने हुए हैं, वो जो भी हम चीज़ लोगों ने अपने आसपास चीज़ें देखी, घटनाएं देखी, उन चीज़ों को नाम दिया, उन घटनाओं को नाम दिया, उस मूड को नाम दिया, उन फीलिंग्स को नाम दिया, उसी आधार पे। अब तुम बोल रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ इसके बारे को बोलो जो हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी फील ही नहीं की, उसका कोई अनुभव ही नहीं हुआ। अब उसको क्या वर्ड देंगे? अब जैसे तुमने अभी बोला कि रामकृष्ण परमहंस को माँ काली के दर्शन हुए, उसके बाद वो तोतापुरी आते हैं और उनको रियलाइज कराते हैं कि भाई इसको भी काट, इससे भी आग बढ़, ये जो है ये भी माया है, ये माँ काली जो तेरे को दिख रही है इतने वर्षों से, इसके ब्रह्म तो इसके पार है। उसके बाद भी ब्रह्म की बातें नहीं बताई, क्योंकि ब्रह्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो खुद महसूस किया हमने, दूसरों को नहीं बता सकते। वो माँ काली को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, वो तो ऐसा मत सोचना कि अगर रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि मुझे माँ काली के दर्शन है तो माँ काली ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं था भाई, ऐसा कोई सीन नहीं था। लोग ऐसा ही सोचते हैं कि माँ काली ऐसे तलवार पकड़ के हाथ में मुंडे लेके ऐसे दिखती है, ना ऐसे ऐसा नहीं होता है। मतलब ये था कि जैसे जो मैंने पढ़ा है, समझा है, और उसमें देखा कि आती थी टॉकिंग ऐसा भी चलती थी वाली बात, ये ज्यादा ही मतलब हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, वो हम लोगों ने उस एक्सपीरियंस का नाम दिया है।
रामकृष्ण परमहंस उस एक्सपीरियंस को बता नहीं सकते थे क्या, उसको बोलते थे कि माँ काली दिखती है, बात करती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुंह से बात करोगे, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुंह से बात करते। समझाओ क्या कहना, समझाओ। वो कभी जो हम सोचते हैं शिव जी ने दर्शन दिए तो शिव जी ऐसे ऐसा नहीं आता है, गॉड ऐसे दर्शन नहीं देता है। समझा मतलब मैं क्या बताना चाह। तो हम ये सोच रहे कि माँ काली आके बात करती थी, तो ये मत सोचना कि माँ काली ऐसे बैठ के बात करती थी या माँ काली पूरा ऐसे बात भी करेगा, उसके अनुभव से सही बात है, उसके होने से ही सब हो जाता है, सब समझ में वहाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। शब्द तो हम अपने के लिए जाते समझने की, क्योंकि हमको कुछ भी समझने के लिए विजुअल और इन शब्दों का प्रयोग है, उसके बिना हम किसी कॉन्सेप्ट को समझना मानने इम्पॉसिबल है। तो ये तो करते थोड़ा आध्यात्मिक को चल भी है, लेकिन कुल मिला के आज का टॉपिक कवर हो गया है, जो जीवन के लाइफ फॉर्म की बात कर रहे थे हम। अब इसको यहीं पे वो करते हैं, बाकी हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं भाई, क्योंकि फिर ऐसे करते करते तो बहुत एपिसोड चाहिए, यही सब इसके बाद आज ही करती है।